हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने OM1 की जो बुक है वो स्टार्ट कर रखी है और उसके 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आज अपने चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वो तीनों चैप्टर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। आज का जो 4th नंबर चैप्टर है वो है इंक्रीमेंट्स एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको अपार बोलते हैं, एंड मिड टर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। और दोस्तों, इंक्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे और अपार के बारे में बात करेंगे, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। फ्रेंड्स, पहले जो है ये अपार जो है ऑफलाइन होती थी और आजकल जो है ये इसका ऑनलाइन हो गया पूरा। ठीक है, तो अपने जो स्पैरो का जो सिस्टम है वो सिस्टम आ गया है, इसलिए हमें ऑनलाइन इनको चीज़ों को करना पड़ता है। ऑडिटर लेवल तक ये ऑनलाइन है, अभी भी MTS और क्लरिकल लेवल तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट्स के बारे में। इंक्रीमेंट्स दोस्तों, पहले ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिसर्स को क्या क्या इंक्रीमेंट मिलते हैं। इंक्रीमेंट मेनली वही है कि आपको हर साल या तो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को आप इंक्रीमेंट के लिए अवेलेबल हो जाते हो। लेकिन इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि आपको इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, जो थ्योरी जो बुक के अंदर दी गई है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, वो भी देखेंगे अपने। तो देखिए दोस्तों, ऑफिसर्स जो कि जो है, इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द IDAS SAO AO WO में बी ड्रॉन आफ्टर द क्वालिफाइंग पीरियड हैज़ बीन कंप्लीटेड। दोस्तों, क्वालिफाइंग पीरियड कितना है? 6 मंथ। अगर आपको 6 मंथ सर्विस के हो जाते हैं, सर्विस में आने के बाद, तो आपको जो IDAS है, SAO है, AOW है, वो एलिजिबल हो जाते हैं इंक्रीमेंट को लेने के लिए। ठीक है, मान लो मेरी ज्वाइनिंग दोस्तों सितंबर 2021 में है। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स मान लो मैं कहूँ कि मेरा 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए हैं। 1 जुलाई को लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को आपको 6 मंथ हो जाएंगे, मतलब आपने क्वालिफाइंग पीरियड जो है उसको पार कर लिया, तो आपको इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड योर पे विल बी एनहांस्ड, इंक्रीज्ड। ठीक है, आपकी पे बढ़ जाए। ओके, प्रोसीजर क्या है दोस्तों? अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, मतलब जो इंक्रीमेंट लगेगा तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है उसके बारे में अपने बात करेंगे। अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम इंक्रीमेंट आर टू बी एडजस्टेड, मतलब एक लिस्ट जो है ऑफिसर्स की जिनको इंक्रीमेंट हमें देना है, टू बी एडजस्टेड विल बी ड्रॉन अप बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई मंथ। वो क्या करेंगे? ड्रॉन कर लेंगे उस लिस्ट को जुलाई के पहले हफ्ते में। ठीक है, ड्रॉन कौन करेगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रॉन की जाएगी बाय द पे ग्रुप, एडमिन सेक्शन और द पे सेक्शन। ठीक है, कौन ड्रॉ करेगा? पे ग्रुप करेगा, एडमिन सेक्शन का या अलग कोई भी पे सेक्शन का जो पैसे पास कर रहा है। ठीक है, लिस्ट में इंडिकेट करेंगे किस डेट को इंक्रीमेंट ड्यू है। जो लिस्ट हमने बनाई है ऑफिसर्स की, वो जुलाई के पहले हफ्ते में प्रिपेयर की जाएगी। करेगा कौन? ये दो। ठीक है, और लिस्ट में क्या इंडिकेट करेंगे कि किस डेट को इंक्रीमेंट ड्यू है। ठीक है, फिर ये जो एडमिन या पे सेक्शन, एडमिन पे या पे सेक्शन से पास कर देंगे एडमिन सेक्शन को। ठीक है, क्यों पास करेंगे? क्योंकि स्क्रूटनी रिगार्डिंग एनी पेनल्टीज इम्पोज्ड और नोट। मतलब दोस्तों, एडमिन सेक्शन जो है वहाँ पे जो सर्विस बुक हमारी मेंटेन होती है ऑफिसर्स की या अदर, मतलब जो अलग अलग अदर रैंक है। ठीक है, तो उसके अंदर वो देखेंगे कि इसके ऊपर कोई पेनल्टीज़ तो नहीं इम्पोज की गई है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट देना दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपकी सर्विस बुक चेक की जाएगी, उसके अंदर देखेंगे कि भाई कहीं रेड एंट्री तो नहीं है, कहीं पेनल्टी तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है एडमिन सेक्शन को पास कर देगा। आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन लिस्ट विल बी रिटर्न टू द पे ग्रुप, एडमिन सेक्शन और पे सेक्शन फॉर ड्रॉइंग इंक्रीमेंट फ्रॉम ड्यू डेट। ठीक है, ये वापस स्क्रूटनी करके इनको वापस भेज देगा उस लिस्ट को, और फिर ये दोस्तों नेक्स्ट जब भी इंक्रीमेंट ड्यू है उस डेट से आपको इंक्रीमेंट इनका लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों नोट दिया गया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है और इसी से ही जो है अगला सवाल पूछा गया है। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए नोट क्या है। एन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट। दोस्तों, आपका इंक्रीमेंट को विद होल्ड कर दिया गया, मतलब आपके इंक्रीमेंट को रोका गया। ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई कि आपका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है, ऐसा ऑर्डर। ये इसका सब क्लोज है दोस्तों। इंग्लिश पढ़ना है दोस्तों, वही मेन है इसके अंदर, कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। एन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट, एन ऑर्डर इज ऑपरेटिव ओनली, ये ऑर्डर ऑपरेटिव है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट टू विच द ऑफिसर हैज़ नॉट बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर। क्या बोल रहा है दोस्तों? अगर आप किसी डेट को, मान लो आपका इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को, ठीक है, और उससे पहले आएगा 1 जनवरी। ठीक है, तो दोस्तों 1 जुलाई को अगर आप इंक्रीमेंट लेने के लिए ऑथोराइज हो तो आपका इंक्रीमेंट को विद होल्ड नहीं किया जा सकता, ऐसी पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जा सकती। ये बात इस लाइन में बोल रहा है। एन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट इज ऑपरेटिव ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट टू विच द ऑफिसर हैज़ नॉट बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर। मैंने आपको इसका दूसरा हिस्सा बताया है। इस लाइन में क्या बोल रहा है कि आप जो है इम्पोजिंग जो पेनल्टी है, मान लो आपका 1 जुलाई को ड्यू है इंक्रीमेंट, ठीक है, और आपको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दिया जा रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा दिया जाएगी। ठीक है, हैज़ इज ऑपरेटिव ओनली, मैंने आपको नेगेटिव बताया था। ठीक है, सच एन ऑर्डर कैन नॉट देयरफॉर हैव द इफेक्ट ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट टू विच द ऑफिसर हैड ऑलरेडी बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर ऑल्दो फॉर सम रीजन इट वाज नॉट एक्चुअली ड्रॉन और कैस्ट। मतलब जो मैंने बात बताई थी वो इसमें ये दी गई है, और ऊपर पॉजिटिव बात दी गई है, ऊपर नीचे नेगेटिव बात दी गई। दोस्तों देखिए, 1 जुलाई को आप एलिजिबल हो इंक्रीमेंट पाने के लिए। ठीक है, तो 1 जुलाई को जब एलिजिबल हो तो आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप 1 जुलाई को एलिजिबल हो और आपको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दिया जा रहा है तो दोस्तों ये पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है कि आपका इंक्रीमेंट विद होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
तो फ्रेंड्स ये नवंबर 2007 के पार्ट 1 के पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और दोस्तों ये ग्रुप सी एम्प्लॉय के बारे में जो अपने डिस्कस कर रहे थे वो ऑफिसर्स के बारे में था, तो ये वो सेम जो नोट है वो इस ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। तो क्या दिया है दोस्तों, ए ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑफ द डीएडी वाज ड्यू फॉर हिज नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1/5/2007। डीएडी का दोस्तों कोई भी ग्रुप सी का एम्प्लॉय है वो 1/5/2007 का उसका इंक्रीमेंट ड्यू है, ठीक है, बट इट वाज नॉट ड्रॉन टिल अगस्त 2007। ये कितना है, मार्च अप्रैल मई है, जून जुलाई अगस्त, उसने 3 महीने दोस्तों ड्रॉ नहीं किया ड्यू टू हिज लॉन्ग एब्सेंस, उसने एब्सेंट रहा होगा किसी भी वजह से। इन जुलाई 2007 इट वाज डिसाइडेड टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग 1 इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर। दोस्तों क्या किया गया है कि उसके ऊपर डिसाइड किया गया कि उस पर भैया पेनल्टी लगा सकते हैं, उसका इंक्रीमेंट विद होल्ड कर लेते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। हाउ विल द पेनल्टी बी इम्पोज्ड, व्हेन विल ही बी एंटाइटल्ड टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बोल रहा है कि हाउ विल द पेनल्टी बी इम्पोज्ड, मतलब पेनल्टी जो है इम्पोज्ड कैसे की जाएगी और वो एंटाइटलमेंट उसका कब होगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, आप जो है मई के अंदर एंटाइटलमेंट हो, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, 1 मार्च को, लेकिन आप जो जुलाई के अंदर इसके आपकी लॉन्ग एब्सेंस है, ठीक है, और जुलाई के अंदर डिसाइड किया गया कि आपका जो इंक्रीमेंट है उसको विद होल्ड कर देते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो वो पेनल्टी कैसे इंपोज की जाएगी, तो सबसे पहले दोस्तों जो अपने नोट अभी पढ़ा था, अगर आप किसी इंक्रीमेंट के लिए ऑलरेडी एंटाइटल्ड हो तो आपके ऊपर ये विद होल्डिंग ऑफ द इंक्रीमेंट ये पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया उसमें, एन ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट इज ऑपरेटिव ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट टू विच द ऑफिसर हैज़ नॉट बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर। जुलाई के अंदर जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं उन ऑर्डर के टाइम अगर आप एंटाइटलमेंट नहीं हो तभी आप पे ये पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी, ठीक है, जुलाई के अंदर। अगर ये बोलता 1/5 को आप एंटाइटलमेंट हो और हम अप्रैल के अंदर आपको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है तो वो पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती थी, ठीक है। आगे चलिए, सच एन ऑर्डर, कौन से ऑर्डर दोस्तों, विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, सच एन ऑर्डर मतलब विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट, इसके बारे में बात हो रही है। कैन नॉट देयरफॉर हैव द इफेक्ट ऑफ विद होल्डिंग एन इंक्रीमेंट टू विच द ऑफिसर हैज़ ऑलरेडी बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ सेट ऑर्डर ऑल्दो फॉर द सम रीजन इट वाज नॉट एक्चुअली ड्रॉन और मतलब कुछ रीजन से उसके जो ड्रॉ नहीं किया इंक्रीमेंट, तो उस केस में इसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगा जा सकती, ठीक है। अब दोस्तों ये तो होगी नॉर्मल जनरल बात। अब इस केस के रेफरेंस में अपने कुछ बातें पढ़ते हैं। इन दिस केस एज द इंडिविजुअल वाज ड्यू फॉर हिज नॉर्मल इंक्रीमेंट एज ऑन 1/5/2007, ठीक है, मई के अंदर जो है इसको लागू होना था इंक्रीमेंट, बट इट वाज नॉट ड्रॉन ड्यू टू सम रीजन। ये भी बात समझ में आ रही है। आगे चलिए दोस्तों, तो कह रहे हैं दोस्तों ये तो मतलब इस टाइम पे तो उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन द पेनल्टी कैन हैव इफेक्ट ओनली ऑन द इंक्रीमेंट ड्यू इन फ्यूचर। जो पेनल्टी जो लगेगी वो दोस्तों इसका इफेक्ट जो है फ्यूचर के इंक्रीमेंट पे पड़ सकता है। एज सच ही विल बी एंटाइटल्ड टू द इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1/5/2007, ठीक है। मतलब जैसे कि जो इंडिविजुअल है 1/5/2007 को ये एंटाइटलमेंट है इसको इंक्रीमेंट का, ठीक है। इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1/5/2008 विल हाउएवर बी विद हेल्ड एज ए पेनल्टी, मतलब 2008 का जो इंक्रीमेंट है दोस्तों उसको विद हेल्ड कर सकते हैं। हैंस हिज नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट विल फॉल ड्यू ऑन 1/5/2009 ओनली, ओके। ये सारी बात है, ओके फ्रेंड्स। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या है, सबसे पहले तो मई के अंदर आप एंटाइटलमेंट थे इंक्रीमेंट के लिए, जुलाई के अंदर डिसाइड किया गया आपकी लॉन्ग एब्सेंस के कारण कि आपको पेनल्टी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ इनका एक्शन गलत है, ठीक है, अथॉरिटी का। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एंटाइटलमेंट हो तो जुलाई के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। फिर भी कह रहे हैं कि मान लो जो पेनल्टी लगानी है तो उसका दोस्तों फ्यूचर के इंक्रीमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आप पेनल्टी जो लगा सकते हो 1/5/2008 का जो इंक्रीमेंट है उसको विद हेल्ड कर दो, मतलब उसको रोक दो, और 1/5/2009 से वापस उसको लागू कर दो, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये चीज़ होती है। ये जो नोट था ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, मेरे को लग रहा है कि अभी भी आगे भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और दोस्तों विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट और विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, मान लो जो आपको डीए दिया गया, मैं डीए का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 20% डीए था, ठीक है, 6 महीने का 3 महीने का आपका डीए रोका गया, ठीक है। मान लो इस टाइम में 5% और 5% महंगाई थी, ठीक है, टोटल हो गया कितना 15% या 10% मान लो, ठीक है। तो मान लो 1 जनवरी 2022 को या 2021 को आपका डीए रोका गया, ठीक है, और दोस्तों जून 22 तक, ठीक है, 6 महीने के 3 स्लैब हो गए। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप पेनल्टी लगानी होगी तो मान लो 20% जो था, और जब 1 जुलाई 2022 आएगा, 1 जुलाई जब 2022 आएगा तो 20% था, तो दोस्तों इसको 35% कर देंगे वो, तो ठीक ये हो गया विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। मतलब 20 का 5 वो ऐड कर लिए, ठीक है। अगर आपके विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप पे पेनल्टी लगानी है, मतलब आपको ज़्यादा नुकसान देना है, तो 20% जो था, अगर जुलाई आएगा तो वो देखेंगे कि हाँ अभी 5% महंगाई बढ़ी है तो इसको 25% कर देंगे, ठीक है। इसका बोलते हैं विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब आपको ज़्यादा नुकसान देना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, अपार जिसको बोलते हैं। पहला दोस्तों ऑफिसर के केस में अपार आर सबमिटेड बाय द पीसीडीए सीडीए टू द सीजीडीए इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स सर्विंग अंडर देम। दोस्तों अपार जो है पीसीडीए सीडीए को सीजीडीए को सबमिट करनी पड़ती है उन सभी ऑफिसर्स
के रिगार्डिंग जो उसके अंडर सर्व करें एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों कब क्लोज होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 31 मार्च के बाद दोस्तों जो भी ऑफिसर्स पीसीडीए सीडीए के अंडर में काम कर रहे हैं उनको सीजीडीए को उनकी जो है अपार को एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को सेंड करना पड़ता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। ओके, आगे चलिए दोस्तों। आगे क्या है? द अपार ऑफ AOSAO जो अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की है शुड बी इनिशिएटेड बाय ACDA और DCDA। ACDA और DCDA जो जस्ट इसके ऊपर वाली रैंक है वो इसको इनिशिएट करेंगे अपार को, एंड सबमिटेड टू द JCDA और एडिशनल CDA फॉर रिव्यू। ये इनिशिएट करेंगे, ये रिव्यू के लिए यहाँ भेजेंगे, एंड टू द प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर फॉर ग्रेडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है दोस्तों। 3 चरण है इसके अंदर। पहला कौन इनिशिएट करेगा, फिर कौन रिव्यू करेगा, और फिर उसको ग्रेडिंग कौन देगा, और कौन एक्सेप्ट कौन करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, AOSAO है, इनके अपार इनिशिएट करी ACDA DCDA ने, सबमिट करी रिव्यू के लिए JCDA और एडिशनल CDA को, और फॉर ग्रेडिंग और एक्सेप्टेंस के लिए उनको PCDA और CDA को रेफर कर दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछ ले AO और SAO को है, मान लो रिप्रेजेंटेशन करनी है अपार के थ्रू, मतलब अपार में उनको नंबर मिले, उनको रिप्रेजेंट करना है, तो दोस्तों इससे जो जस्ट हायर अथॉरिटी है वो इसको कर देंगे। जो दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है उससे जस्ट हायर अथॉरिटी को आप रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों नियम है। आगे चलिए। इन केस AOSAO इज डायरेक्टली अंडर JCDA, मतलब ये डायरेक्ट अंदर JCDA एडिशनल CDA के हैं जो रिव्यू ऑफिसर है, तो क्या होगा दोस्तों? JCDA एडिशनल CDA जो है इनिशिएट करेंगे इनके अपार, और इमीडिएट सुपीरियर को सबमिट कर देंगे रिव्यू और एक्सेप्टेंस के लिए, जो कौन है? PCDA और CDA। इजी है, ठीक है। मान लो ये चैनल काट दिया तो ये डायरेक्ट इनिशिएट कर देंगे और इनको फिर रिव्यू और एक्सेप्टेंस के लिए मेरे रिव्यूइंग ऑफिसर भी यही बन जाएंगे, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तो ऑलरेडी थे ही, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, WAO सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स, सुपरवाइजर अकाउंट्स, इनकी अपार के बारे में दिया गया है। और दोस्तों जो पैरा नंबर 192 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है, और ये अप्रैल 2009 के पेपर में आपसे पूछा गया है SES के प्रीवियस एग्जामिनेशन में, अप्रैल 2009 में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों? इन द केस ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, मतलब WAO सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स SOA ऑफ अकाउंट सेक्शन ऑफ MES फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड WAO SO अकाउंट्स सर्विंग इन अदर फॉर्मेशन। तो दोस्तों इनकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? द रिपोर्ट्स विल बी रिटन बाय द LAO RAO कंसर्न। आपको इतना बात याद रखना है, अगर ये चीज़ें पूछ ली तो LAO RAO इनकी रिपोर्ट लिखेंगे कंसर्नड, ठीक है। LAO RAO कंसर्न हु विल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी रिकमेंडेशंस ऑन कंप्लेंट्स ऑन द वर्क और कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स मेड बाय देयर GEs कमांडिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। और दोस्तों जो LAO RAO हैं वो कंसीडर क्या क्या करेंगे? रिकमेंडेशन अगर किसी ने दी है, किसी ने कुछ कंप्लेंट दी है, जिनके अंडर में वर्क कर रहे हैं वो इंडिविजुअल GE या तो गैरिसन इंजीनियर के द्वारा या कमांडिंग ऑफिसर जिन यूनिट्स के अंदर चल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो रिकमेंडेशन है, ये कंप्लेंट्स LAO RAO जो है ये इसको कंसर्न करेंगे, इसको इस पर मतलब वो संज्ञान लेंगे अपना, और इनकी रिपोर्ट को जो है वो रिटर्न करेंगे, मतलब उसकी राइट करेंगे LAO RAO, एंड विल फॉरवर्ड देम। कौन फॉरवर्ड करेगा? LAO RAO, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये पैरा खत्म हो गया। अब LAO RAO जो कंसर्न है विल फॉरवर्ड देम टू द एडमिन सेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर एडमिन सेक्शन को फॉरवर्ड कर देंगे मेन ऑफिस की, फॉर गेटिंग देम ग्रेडेड इन द रिव्यूइंग ऑफिसर। मतलब ये तो दोस्तों इन्होंने इनिशिएट करी, इसके बाद रिव्यू के लिए भेजा, सबमिशन टू द जॉइंट कंट्रोलर एडिशनल कंट्रोलर प्रिंसिपल कंट्रोलर फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब मेन ऑफिस के दोस्तों एडमिन सेक्शन में भेज देंगे, और वो दोस्तों आगे फिर इसको सबमिट कर देंगे इन रैंक के ऑफिसर्स को। मेन आपको ये पूछना है कि LAO RAO रिटर्न करते हैं इन लोगों की, WAO की SO अकाउंट्स की जो अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं MES फॉर्मेशन में, और WAO या SO अकाउंट्स जो हैं वो अदर फॉर्मेशन के अंदर सब करने हैं, उनके कंसर्न LAO RAOs जो हैं उनकी अपार को राइट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरा दोस्तों, अप्रैल 2009 में पूछा गया। आगे चलिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, इफ़ ए WAO SO अकाउंट्स और सीनियर ऑडिटर स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट DEO हैज़ नॉट सर्व्ड अंडर द ऑफिसर कंसर्न फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, मतलब आपने किसी ऑफिसर के अंडर में 3 महीने से कम काम किया है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ हिज अपार MTPAR मिड टर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिसर अंडर हुम ही सर्व्ड ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ईयर विल बी ऑब्टेन्ड एंड फर्निश्ड। मान लो दोस्तों 12 महीने होते हैं 1 साल के, ठीक है। आपने किसी ऑफिसर के अंदर 10 मंथ काम किया है, और किसी ऑफिसर के अंडर में 2 मंथ काम किया है, तो दोस्तों आपका मान लो यहाँ पर 10 मंथ काम किया आपने, ठीक है। अक्टूबर तक मान लो काम किया, या अक्टूबर नहीं तो आप फाइनेंशियल ईयर लो तो मान लो जनवरी तक काम किया आपने, ठीक है। और फरवरी और मार्च किसी और के अंडर काम किया, तो दोस्तों आप इस 2 महीनों को देख के पूरे साल की परफॉर्मेंस को असेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इन 10 मंथ की जो अपार है वो आपका जो प्रीवियस जो ऑफिसर था उससे वो राइट करवाई जाएगी, उससे भरवाई जाएगी, ठीक है। ये बात इस बारे में बोल रहा है। आगे चलिए दोस्तों, 1997 के अंदर दोस्तों जो एग्जाम हुआ था SES के अंदर उसके अंदर ये 213 नंबर पैरा पूछा गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, द अपार रिलेटिंग टू द डिजीज इंडिविजुअल, दोस्तों कोई बीमार इंडिविजुअल है उससे रिलेटेड जो अपार है मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल के बाद दोस्तों उस डिजीज इंडिविजुअल की अपार को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ होने के बाद। कोई बीमार इंडिविजुअल था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके 2 साल के बाद उसकी अपार को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एंड दैट ऑन रिटायर्ड डिस्चार्ज रिजाइंड, ठीक है। मान तो उसको डिस्चार्ज कर दिया या रिज़ाइन कर दिया उसमें, या रिटायर हो गया, तो भी डिजीज्ड इंडिविजुअल के केस में दोस्तों 2 साल का टाइम हमारे प्रेस्क्राइब किया गया है। और गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज रेजिग्नेशन, और कोई नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट है जो डिजीज नहीं है उसके केस में दोस्तों 5 साल का टाइम है
उसके रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, रेजिग्नेशन होने के बाद अपार को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। और फ्रेंड्स, अपार को जब राइट करता है हमारा ऑफिसर या ऑफिस का एडमिन सेक्शन, तो उसके अंदर हमारी जो छुट्टियां हैं उसको कैसे हमारे अकाउंट किया जाता है। एब्सेंस ऑफ मोर देन 30 डेज, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो या फ्रीक्वेंट एब्सेंस हो कुछ दिनों के लिए एट ए टाइम इन ओवर 10 स्पेल, मतलब 10 स्पेल से ज़्यादा आप विदाउट सेंक्शन छुट्टी करवाए एब्सेंस होते हो, तो वो जो है इरेगुलर माना जाएगा। ठीक है, वो रेगुलर चीज़ नहीं है। इन ईयर विल बी नॉर्मली कंसीडर्ड एज इरेगुलर। ठीक है, इसके अंदर प्री सेंक्शन लीव जो है और लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, जिसको AMA बोलते हैं। AMA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, याद रखना दोस्तों, ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है। CGHS या CL के केस में इसको इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, 30 दिन, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो, एक केस तो ये है, और आप फ्रीक्वेंट एब्सेंस हो कुछ दिनों के लिए 10 से ज़्यादा स्पेल के अंदर, मतलब पूरे साल 12 महीने हैं। ठीक है, आपने लगभग हर महीने आपने छुट्टी ली है और वो कुछ टाइम के लिए लिया है और वो विदाउट सेंक्शन आपने लिया है, तो वो काउंट की जाएगी इरेगुलर। और प्री सेंक्शन लीव है, CL है, और मेडिकल जो लीव है आपकी, वो इसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। आगे चलिए दोस्तों, क्या है MTPAR, मिड टर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, व्हेन ईदर द रिपोर्टिंग ऑफिसर और द ऑफिसर रिपोर्टेड on is transferred to another post during the interval between two annual reports are also required to be written on the prescribed format। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये तो रिपोर्टिंग ऑफिसर है या जो और द ऑफिसर रिपोर्टेड या जिसको रिपोर्ट किया गया है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के अंदर, तो दोस्तों उनकी मिड टर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट भी लिखी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अपार ग्रेडेड बिटवीन 8 and 10 विल बी रेटेड एज आउटस्टैंडिंग। 8 से 10 के बीच में आपको नंबर मिलेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा और आपको स्कोर दिया जाएगा 9 का। 6 से बिटवीन 6 एंड शॉर्ट ऑफ 8, मतलब 8 से कम और 6 से ज़्यादा, तो उसको वेरी गुड है और आपको नंबर दिया जाएगा 7। 4 और शॉर्ट ऑफ 6 है, गुड माना जाएगा और स्कोर किया जाएगा 5। और पार्ट ग्रेडेड बिलो 4 विल बी स्कोर एज 0। ठीक है, ये ग्रेजुएट MTS और क्लर्क से लेकर एग्जाम जो था उसके अंदर ये चीज़ पूछी गई थी, मतलब 4 से नीचे की ग्रेडिंग को क्या दोगे, 0 स्कोर देंगे। ठीक है दोस्तों, इन लाइनों से आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको मैंने दोस्तों मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखिए दोस्तों, ग्रेड जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आपको स्कोर दिया जाएगा 9 और बोला जाएगा आप आउटस्टैंडिंग हो। ग्रेड जो है दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेस देन 8, यहाँ पे दोस्तों मैंने इक्वल नहीं लिखा क्योंकि इक्वल कर दोगे 8 से तो आप आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, 8 से कम मतलब शॉर्ट ऑफ का मतलब है पूरा 8 नहीं है, थोड़ा सा कम है, 7.9 है। ठीक है, तो उसको 7 माना जाएगा, वेरी गुड माना जाएगा। 4 से बड़ा और बराबर और 6 से कम है तो 5 माना जाएगा, गुड माना जाएगा। और 4 से दोस्तों अगर कम है तो उसको उस ग्रेड को मतलब 0 नंबर दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही गलत है, समझ में आया दोस्तों। 975 याद रखो या 9750 याद रखो, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड और गुड। OVG आउटस्टैंडिंग है, फिर वेरी गुड है, फिर गुड से आगे वेरी हटा दो तो गुड हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड और गुड, फिर 0। ठीक है, ये है गया 975 9750। ठीक है, 8 से 10, 6 से 8, 4 से 6 और लेस देन 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब फ्रेंड्स अपने PCDA CDA के अंदर जो अपार जो है राइट की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा अपने देखते हैं। सीरियल नंबर है दोस्तों, PCDA CDA ऑफिस का है दोस्तों, सिनेरियो CGDA का अलग रहता है, IFA का अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग ऑफिस के अंदर अलग अलग बातें की जाएगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए क्या सीरियल नंबर, कैटेगरी, ऑफिशियल्स रिपोर्टेड अपॉन, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, CA मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एंट्रीज एंड फाइनल ग्रेडिंग इन अपार। दोस्तों 4 चरण है मेन जिसके बारे में अपार लिखी जा रही है। इसको रिपोर्ट करना है, कौन रिव्यू करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा। 4 हैं दोस्तों, RRAR, ट्रिपल R है एक तो और एक A है। ठीक है, ट्रिपल R है और एक A है। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों MTS क्लर्क, ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर है दोस्तों। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, रिपोर्ट दोस्तों बहुत ईजी है। रिपोर्ट किसको करेंगे, जस्ट ऊपर वाले अधिकारी को। सीनियर ऑडिटर से ऊपर का अधिकारी कौन है, W है, या सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स हैं। ठीक है, समझ में आया, ये रिपोर्टिंग है। रिव्यू कौन करेगा, इससे जस्ट ऊपर वाला AOSO, दोनों एक ही चीज़ है, AOSO। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ये रिव्यू है। एक्सेप्ट कौन करेगा, इनसे जस्ट ऊपर वाला ACDA। AOSO किसे करेंगे दोस्तों, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है इसमें, ACDA, डिप्टी CDA, जॉइंट CDA, एडिशनल CDA, हु सोवेयर इज इमीडिएट सुपीरियर टू द रिव्यूइंग ऑफिसर। मतलब MTS क्लर्क जो अपार थी वो SAO W को दी गई रिपोर्ट करने के लिए, रिव्यू किसने किया, AOSO ने। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाली रैंक कौन है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बन गई वो ACDA, डिप्टी CDA जिसको DCDA बोलते हैं, जॉइंट CDA जिसको JCDA बोलते हैं, एडिशनल CDA जो भी होगा जिससे ऊपर होगा, इमीडिएट ऊपर होगा जो AOSO से उस ऑफिस के अंदर, उसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के रूप में माना जाएगा। और फ्रेंड्स आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनसे जो ऊपर जो रैंक होगी, ठीक है, मतलब ACDA है तो इससे ऊपर जो रैंक है उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मान लो एडिशनल CDA है तो उससे ऊपर की रैंक है तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, JCDA, एडिशनल CDA और CDA, प्रिंसिपल CDA, हु एवर इज इमीडिएट सुपीरियर टू द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सॉरी, तो उस केस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेदर सच ऑफिसर इज इन मेन ऑफिस और जनरल ऑफिस और सब ऑफिस। दोस्तों बहुत ईजी है, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, SAO, A और W को। रिव्यू कौन करेगा, AOSA, एक्सेप्ट कौन करेगा, ये सारी रैंक। और इस रैंक से दोस्तों जस्ट ऊपर जो रैंक होगी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बंदा। ठीक है, इसकी भी दोस्तों टाइम लिमिट रहती है, 15 दिन के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। 5 से जवाब 1 मंथ के अंदर आएगा। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें दी गई है दोस्तों। अपार जो है
ये अब आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, आजकल जो चलन में है वो है दोस्तों स्पैरो। आपको स्पैरो के द्वारा ऑनलाइन अपार भरनी पड़ती है, तो हमें ज़्यादा फोकस इस पे करना है। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग जितने भी लेटर्स आए हैं सीजी की वेबसाइट में हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, समय मिलने पे आफ्टर 2 जून। ठीक है, तो एक बार अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर सारी चीज़ें अपने देखेंगे। ठीक है, तो स्पैरो की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।